अच्छा जी, कैरेक्टर्स लिस्ट देखिएगा। सबसे पहले मार्लो है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। मार्लो इज फिलोसॉफिकल, independent minded, and generally skeptical of those around him. He is also a master storyteller, eloquent, and able to draw his listener into his tale. Although Marlowe shares many of his fellow Europeans' prejudices, he has seen enough of the world and has encountered enough debased white men to make him skeptical of imperialism. कैरेक्टर लिस्ट में हम देखते हैं कि सबसे पहले मेन कैरेक्टर मार्लो का है। दो ही कैरेक्टर्स हैं जो मेन हैं। अब मार्लो जो है वो हीरो है इस हार्ट ऑफ द डार्कनेस का। वो फिलोसॉफिकल है, इंडिपेंडेंट माइंडेड है, जनरली स्केप्टिकल ऑफ दोज अराउंड हिम। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो उसके बारे में जानना चाहता है। और ही इज ऑल्सो अ मास्टर स्टोरी टेलर, एलोक्वेंट एंड एबल टू ड्रॉ हिज लिसनर इनटू हिज टेल। और बहुत अच्छा जो है वो स्टोरी टेलर है, ठीक है। और वो अपने लिसनर्स को मतलब इतनी अच्छी वो स्टोरी टेलिंग करता है कि लोग उसकी कहानी, अब उसके जो लिसनर्स हैं वो उसकी कहानी सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। और ऑल दो मार्लो जो है वो शेयर करता है मैनी ऑफ हिज फेलो यूरोपियंस प्रेजुडाइसेस, अपने ही फेलो यूरोपियंस प्रेजुडाइसेस को वो शेयर करता है जो कि उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में देखे हैं। और हैज एनकाउंटर्ड enough debates with men to make him skeptical of imperialism. और वो उनको किस चीज की कहानियां सुनाता है? वो यूरोपियन प्रेजुडाइसेस की, यानी कि ये जो यूरोपियन का प्रेजुडाइस है, सो कॉल्ड प्रेजुडाइस है, उसके बारे में लोगों को कहानियां सुनाया करता था। और वो क्या करता है, और वो बताता है कि उसने दुनिया को कैसे देखा। और स्पेशली वो वाइट मैन जो है उसने मतलब इतना ज्यादा वो व्हाइट मैन के साथ एनकाउंटर उसका इतना ज्यादा हुआ कि वो इंपीरियलिज्म के मामले में बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो गया, बहुत ज्यादा शक करने लग गया। उसके बाद जो है कर्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। द चीफ ऑफ द इनर स्टेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मार्लोस क्वेस्ट। ठीक है, अब ये था चीफ था किसका? इनर स्टेशन का। आपको डायग्राम दिखाई थी, उसमें मैंने आपको 3 स्टेशन बताए थे, द आउटर, द सेंट्रल एंड द इनर। और वो इनर एक्चुअली था द हार्ट ऑफ द डार्कनेस, और वो ऑब्जेक्ट थी मार्लो की क्वेस्ट। ठीक है, मार्लो की सारी क्वेस्ट की मेन ऑब्जेक्ट थी उसने इस टारगेट पे पहुंचना था। कर्ट्स इज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, वी लर्न अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, कर्ट्स जो है वो बहुत टैलेंटेड कोई इंसान था, और हमने बहुत सी चीजों से पढ़ा कि ही इज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन, अ फाइन पेंटर, द चीफ ऑफ विच आर हिज क्रिस्मा। ठीक है, म्यूजिशियन था, पेंटर था, और ये उसकी मेन जो थे उसका कैरेक्टर की चीजें, कैरेक्टर में उसके ऐसे जो ट्रेड्स थे, कैरेक्टर ट्रेड्स थे जिसकी वजह से वो बहुत हाईलाइट होता था। एंड हिज एबिलिटी टू लीड मैन, और उसके अंदर एक एबिलिटी थी लीड करना। हर बंदे के बस की बात नहीं होती, ठीक है। ये किसी किसी के बस की बात होती है कि आप एक पूरे जमघटे को लीड करते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है हम लोग बड़े होते हैं लेकिन हम अपने छोटों को लीड नहीं कर पाते, इकट्ठा नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे डिफरेंट स्कूल में क्लासेस होती हैं, बाज़ टीचर्स होती हैं बड़े तरीके से स्टूडेंट्स को पॉप अप कर लेती हैं, लीड कर लेती हैं कि सारे स्टूडेंट्स मजबूर हो जाते हैं उनकी कहानियां सुनने में। और बास टीचर्स होती हैं वो क्लास में जाती हैं और शोर होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि दे हैव नो लीडिंग क्वालिटीज। ठीक है, तो ये उसके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो लीड करता था मैन को। कर्ट्स इज अ मैन हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स and is writing a mark by an eloquence that obscured their horrifying message. कर्ट्स एक ऐसा इंसान था जो कि अंडरस्टैंड करता था पावर ऑफ वर्ड्स को। ठीक है, वो जिस तरह के अल्फाज लिखता था दुनिया उससे इंस्पायर हुआ करती थी, और उसकी जो राइटिंग्स थी आर मार्क्ड बाय एलोक्वेंस दैट ऑब्सक्योर देयर हॉरिफाइंग मैसेजेस। वो राइटिंग्स जो वो लिखा करता था वो मतलब मार्क्ड बाय एलोक्वेंस, मतलब उसको मतलब दे वर द हॉल मार्क्स। ठीक है, लोग उससे इंस्पायर हुआ करते थे, लेकिन वो क्या करती थी, वो ऑब्सक्योर करती थी हॉरिफाइंग मैसेज को। लेकिन वो हॉरिफाइंग मैसेजेस किसको पहुंचे थे? सिर्फ मार्लो जान सका था, बाकी और कोई नहीं जान सका था। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है,
वाइट्स को हम वाइट ही समझते हैं और वाइट भी अपने आप को वाइट ही समझते हैं कि शायद ये लोग दूध के धुले हुए हैं, ये लोग गलती, यूरोप कभी गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए कर्ड्स के वो वर्ड्स जिनकी जो कि ऑब्सक्योरली हॉरिफाइंग थे, उनको सिर्फ मार्लो जान सका था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो कि थोड़ा फिलोसॉफिकल था, चीजों को जज कर जाता था। लेकिन ओवरऑल वहाँ की जो वाइट सोसाइटी थी, वहाँ की यूरोपियन सोसाइटी थी, या वहाँ की जो अफ्रीकन थे, इवन वो भी उनकी जो हॉरिफाइंग मैसेज है उसकी राइटिंग के वो नहीं समझ सके थे कि ये क्या है। Although he remains an enigma even to Marlowe, Kurtz clearly exerts a powerful influence on the people in his life. Although वो एक एनिग्मा ही रहा मार्लो के लिए, लेकिन कर्ट्स क्लियरली एक्सर्ट, कर्ट्स ने जो है एक पावरफुल इन्फ्लुएंस था उसका पीपल इन हिज लाइफ। ठीक है, जो भी लोग उसके इर्द गिर्द थे उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। His downfall seems to be a result of his willingness to ignore the hypocritical rules that govern European colonial conduct. उसका जो डाउनफॉल था वो किस चीज का रिजल्ट था? उसकी विलिंगनेस कि वो इग्नोर करता है किनको? हिपोक्रिटिकल रूल्स को, जो कि गवर्न करते हैं कॉलोनियल कंडक्ट को। Kurtz has kicked himself loose of the earth by fraternizing excessively with the natives and not keeping up appearances. अच्छा जी, उसका डाउनफॉल क्या था? उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल ये था कि उसने खुद से इग्नोर कर दिया था हाइपोक्रिटिकल रूल्स को। ठीक है, इग्नोर करना यानी कि जानबूझ के गलती करना। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसको पता था ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद उसने उन जो हाइपोक्रिटिकल रूल्स हैं वो विलिंग था कि उसने उनको इग्नोर कर दिया, दैट गवर्न, जिन्होंने गवर्न किया था यूरोपियन कॉलोनियल कंडक्ट को। कर्स ने अपने आप को किक्ड हिमसेल्फ लूज आउट ऑफ द अर्थ बाय फ्रेटरनाइजिंग एक्सेसिवली विद द नेटिव्स। उसने अपने आप को एक्सेसिवली इतना ज्यादा नेटिव्स के साथ बाउंड कर लिया एंड नॉट कीपिंग अप अपीयरेंसेस। इवन उसने अपनी अपीयरेंसेस का भी ख्याल नहीं किया। कर्ट्स इतना ज्यादा उनमें जाके इन्वॉल्व हो गया। वाइट्स ने तो उनका जो हिपोक्रेसी ये थी ना कि भाई हम तो वहां जाते हैं जैसे बाकी सब वाइट्स वहां पे थे, उन्होंने अपने आप को नीट एंड क्लीन रखा हुआ था सब कुछ। लेकिन कर्ट्स का सबसे बड़ा इशू, उसका फॉल ये था कि बजाय इसके कि उनको जाके ये सिविलाइज करता, इसका अपना जो भेस था ना वो ऐसा ही लगता था जैसे कोई अफ्रीकन। ठीक है, यानी कि जैसे अफ्रीकन आधे नंगे और आधे उनके कपड़े होते हैं, तो ये भी वैसा ही बन गया था। और अगर आपने अपने हार्ट ऑफ द डार्कनेस की अगर आपके पास बुक है, उसका जरा टाइटल पेज देखिएगा, उसमें देखें वो कर्ड्स की जरा, आप अगर तस्वीर आपको कोई मिले तो वो आप जरूर ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा, तो उसमें देखें कि वो किस तरह का लगता है। ठीक है, और क्या वो कोई व्हाइट मैन लगता है, क्या वो कोई यूरोपियन? तो ये उसका डाउनफॉल था कि उसने नेटिव्स को के साथ अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया कि वो भी उनके जैसा हो। बट he has become widely successful but has also in doing so, अब ऐसा करने से क्या हुआ? He has become widely successful, बहुत सक्सेसफुल तो हो गया, but has also incurred the wrath of his fellow white men, लेकिन उसने उस जो है wrath of his fellow men को भी उसने दावत दे दी। फिर देखते हैं जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर कौन था? द चीफ एजेंट ऑफ द कंपनी इन इट्स अफ्रीकन टेरिटरी, who runs the central station. He owes his success to hardy constitution and allows him to outlive all his competitors. ये जो चीफ एजेंट था ना कंपनी का अफ्रीकन टेरिटरी में, जो कि रन करता है सेंट्रल स्टेशन को, और वो उसको क्या, he owes his success to hardy constitution, कि वो किसी तरह क्या करे, that allows him to outlive all his competitors, कि वो अपने तमाम कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाए। He is average in appearance and unremarkable in abilities. एवरेज था अपीयरेंस में, लेकिन अपनी एबिलिटीज में अनरिमार्केबल था। इट मींस कि यूरोपियंस जो हैं वो दिमागी तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बहुत ज्यादा आगे है। अल्लाह ताला ने यहूद को जो है वो बहुत ज्यादा जहानत दी है ना, तो और इसी तरह से जो
ईसाई हैं उनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने दौलत दी है। तो ये सारी इसी चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। So he is average in appearance and unremarkable in abilities. But he possesses a strange capacity to produce uneasiness in those around him. लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कैपेसिटी है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में uneasiness फैला देता है, keeping everyone sufficiently unsettled from him to exert his control over them. हर किसी को sufficiently वो unsettled रखता है for him, यानी कि हर बंदा उसके लिए बस काम करता हुआ नजर आए। लाइक हम अगर अपने घर में एक मेड रख लेते हैं खुदा ना खास्ता, और फिर हम क्या करते हैं, चलो भाई शुरू हो जाओ, अब बैठ के चलो सारी अलमारी खोलो और इसको साफ करो, अब ये करो, अब वो करो। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम खुद भी अनईजी हुए होते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अनईजी रखा हुआ होता है। हम ये नहीं करते कि चलो यार एक स्पेसिफिक टाइम पे आए, काम करे और फिर जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द अगर हमारे अंडर कोई बंदा आ ही गया ना, बस फिर बकरा मिल गया और उसको कुर्बान कर, ठीक है। और स्पेशली ये जो चाइल्ड लेबर होती है, स्पेशली उसमें हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, ये उसी तरीके की अनईजीनेस है जो हम अपने जो है इसी तरह, इसीलिए कहते हैं ना पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब भी हमारे पास पावर आती है ना, तो इंसान का ईमान कैसे पहचाना जाता है कि वो अपने नीचे वालों पे किस तरह का बिहेव करता है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। कभी हमने अपने ऊपर वालों पे भी गुस्सा किया? हमेशा नीचे वालों पे करते हैं, या ऐसे कोई बहन भाई जो कि जल्दी से दब जाता है उसको चार सुना देते हैं, फिर वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं और हमेशा उस पे करते हैं जो कि हमसे दब जाता है, ऐसे। तो ये ऐसे ही है, हम अनइजीनेस फैलाते हैं, ये इंसान की नेचर है। उसके बाद ब्रिक मेकर देखते हैं कौन सा। और मोमिन के बारे में जो है एक हदीस है कि मोमिन ताना देने वाला नहीं होता। और हम छोटे छोटे ताने बड़े इस्तेमाल करते हैं, बातों बातों में ही हम ताना दे देते हैं। और एक मैंने हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान से खुश होता है ना, उसको नर्म मिजाजी अता फरमाता है। तो अगर तो खुश है तो अल्लाह ताला नर्म मिजाजी दे देगा। इट मीन्स कि अगर हमारे अंदर नर्म मिजाजी नहीं है, हमारे अल्फाज अभी भी करख्त हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला खुश नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो उसको नर्म मिजाजी अता फरमाता है, और मोमिन ताना देने वाला नहीं होता। आ गई तुम्हें मेरी याद, आज मैं आ गई याद, अब पता चला ना, है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रिक मेकर। द ब्रिक मेकर whom Marlowe also meets the central station. एक ब्रिक मेकर भी था जिससे मार्लो सेंट्रल स्टेशन में मिलता है। इज अ फेवरेट ऑफ मैनेजर एंड सीम्स टू बी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट स्पाई, ठीक है। और वो बड़ा जासूस किस्म का इंसान होता है, ब्रिक मेकर जो होता है। He never actually produces any bricks as he is supposedly waiting for some essential elements. एक मिनट यार, ये जो हमें ये सेंट्रल स्टेशन में चाहिए, ठीक है। He never actually produces any brick. He is supposedly waiting for some essential element that is never delivered. He is petty and conniving and assume that other people are too. ठीक है, वो petty और conniving था और assume करता था, बस जासूसी करता रहता था किसी तरह जनरल मैनेजर उससे खुश रहे, ठीक है। ब्रिक मेकर था लेकिन काम कोई नहीं करता था। उसके बाद देखते हैं कि चीफ अकाउंटेंट, an efficient worker with an incredible habit of dressing up in spotless whites and keeping himself absolutely tidy despite the squalor and heat of the outer station. Outer station में हमने देखा कि वहाँ पे एक चीफ अकाउंटेंट था, where he lives and work. He is one of the few colonials who seem to have accomplished anything. वो जो है उन कॉलोनियल्स में से था जिन्होंने जो कि कुछ भी अकम्प्लिश करने को तैयार है। ही हैज ट्रेन्ड अ नेटिव वीमेन टू केयर फॉर हिज वार्डरोब, और उसने जो है ट्रेन किया था एक नेटिव वीमेन को कि वो उसकी अलमारी हर वक्त साफ करती रहे। उसके अपने जो कॉलर्स थे, उसका अपना वाइट हमेशा मतलब स्पॉटलेस वाइट ड्रेस पहना करता था, हमेशा अपने आप को टाइडी रखता था, ठीक है, स्पिक एंड स्पैन रहता था। लेकिन इर्द गिर्द उसके क्या था, हमने आउटर स्टेशन पे क्या क्या देखा था। हमने आउटर स्टेशन पे देखा था कि ये चीफ अकाउंटेंट वहां पे इसको मिलता है
और वहां पे क्या होता है, हर चीज जो है वो हैपोजेट पोजीशन में होती है, ठीक है। और यही सबसे पहले मार्लो को कर्ट्स के बारे में बताता है, और फिर क्या होता है, वो वहीं पे ही एक मरते हुए शख्स को देखता है जो कि कराटे ले रहा होता है। पिलग्रिम्स देखते हैं द bumbling greedy agents of the central station. They carry long wooden staves with them everywhere. ठीक है, अब ये पिलग्रिम्स होते हैं, ये एक्चुअली ग्रीडी एजेंट्स हैं सेंट्रल स्टेशन के, और इन्होंने लॉन्ग वुडन स्टेव्स पकड़े हुए हैं विद देम एवरीवेयर, रिमाइंडिंग मार्लो ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस ट्रेवलर्स। शो ये कर रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल रिलीजियस ट्रेवलर्स हैं, दे ऑल वांट टू बी अपॉइंटेड टू अ स्टेशन। वो बस ये चाहते हैं उनको किसी तरह कोई स्टेशन मिल जाए जहां से वो पैसा शैसा कमा लें, ज्वेलरी, कोई आइवरी इनके भी हाथ कुछ लग जाए, सो दे कैन ट्रेड फॉर आइवरी एंड अर्न अ कमीशन। यानी कि रिलीजन के नाम पे ये जा रहे हैं, लेकिन इनका दे आर ग्रीडी, और उनको वहां से क्या चाहिए, आइवरी और अर्न अ कमीशन। तो इस वजह से ये वहां पे जा रहे हैं, किस नाम पे, रिलीजन के नाम पे। बट नन ऑफ देम एक्चुअली टेक्स एनी effective step toward achieving this goal. लेकिन किसी ने भी एक्चुअली कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया कि वो ये गोल अचीव कर सकें। They are obsessed with keeping up a veneer of civilization and proper conduct. बस वो जी obsessed रहे कि वो veneer of civilization और proper conduct को जी promote करते रहे, and are motivated entirely by self interest, और वो जो है motivated थे सिर्फ अपने self interest के तहत। They hate the natives and treat them like animals, though in their greed and ridiculousness they appear less than human themselves. ये जो है हेट करते हैं नेटिव से और उनको ट्रीट करते हैं लाइक एनिमल्स, और उनकी जो ग्रीड है, although in their greed and ridiculousness they appear less human themselves, लेकिन अगर उनकी ग्रीड और उनकी रिडिकुलसनेस देखी जाए तो वो जो है appear less थे human themselves। यानी कि ये पिलग्रिम्स भी जब वहां पे जाते हैं तो इन्होंने भी वहां के नेटिव से ये हेट करना शुरू कर देते हैं, और इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन ये वहां पे जाते हैं कि ये जी उन वहां को के लोगों को प्रीच करेंगे, सिविलाइज करेंगे, मोरल वैल्यूज बताएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये भी खुद भी ग्रीडी ही होते हैं। उसके बाद कैनिबल्स देखते हैं। कैनिबल्स कहते हैं गोश्त खोर इंसान को, और ये वहां के नेटिव्स थे, ठीक है, अफ्रीका के नेटिव्स जो कि गोश्त खाते थे, इंसानों को खाते थे। नेटिव्स हायर्ड अ क्रू ऑफ द स्टीमर, ठीक है, ये वो नेटिव्स थे जो कि हायर किए थे, किसने, एज अ क्रू ऑफ स्टीमर। ये क्रू था स्टीमर का, आर सरप्राइजिंगली रीजनेबल एंड वेन टेम्पर्ड बंच, ठीक है, एक सरप्राइजिंगली रीजनेबल और वेन टेम्पर्ड बंच था, यानी कि ग्रुप था ये कैनिबल्स का। मार्लो रिस्पेक्ट देयर रिस्ट्रेंट एंड देयर काम एक्सेप्टेंस ऑफ एडवर्सिटी। मार्लो जो है उनकी रिस्ट्रेंट को और उनके काम एक्सेप्टेंस ऑफ एडवर्सिटी को वो एडमायर करता है। अब आप लोग हैरान होंगे कि थे वो गोश्तखोर, इंसानों को खा जाते थे, तो हाउ इज इट पॉसिबल। The leader of the group in a particular seemed to be intelligent and capable of ironic reflection upon his situation. और वो जो लीडर था ग्रुप का इन पर्टिकुलर, वो जो है इंटेलिजेंट भी था और कैपेबल था ऑफ आयरनिक रिफ्लेक्शन अपॉन हिज सिचुएशन। मार्लो कश्ती में काफी दिन जब रहता है तो वहां पे भूख और प्यास हो जाती है। ये कैनिबल, मार्लो को डर लगता है कि ये कैनिबल्स अब मुझे खा जाएंगे, वहां के इवन बाकी लोग भी इनसे डर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं खाते किसी भी बंदे को। इनके अंदर इतना ज्यादा सेल्फ रिस्ट्रेंट होता है कि एडवर्सिटी में भी ये किसी इंसान को नहीं खाते। तो यहाँ से पता चलता है कि वो एडवर्सिटी में रह के भी ग्रीडी नहीं है, और यूरोपियंस जो जिनके पास इतना कुछ है, दे आर स्टिल ग्रीडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं रशियन ट्रेडर। रशियन